बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से मैंने लिंक शेयर नहीं किया दूसरे ग्रुप में। तो यार, लाइट का थोड़ा मसला था, वो अभी मैंने यूपीएस जो है उसको अरेंज किया तो मैं कनेक्ट हुआ। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, आज नहीं, कल इंशाल्लाह हमारा कंपनी एक्ट जो है ना वो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में चले जाएंगे उसकी तरफ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, वो सीरीज़ को आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि उनका तो पहले कभी आपने तो नाम भी नहीं ना सुना था। तो इसलिए आपने अब मेरे साथ रहना है। तो ये मैंने उधर भी शेयर कर दिया। हरी आप। तो चलो, जितना अब रहता है वो कवर करेंगे, फिर उसके बाद इसको अलविदा कर, आज यहाँ कल जो है ना ये अलविदा हो जाएगा इसमें। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, ये कर दी है। ये है जी स्क्रीन। एक चीज़ पूछनी थी, जो आपने ग्रैपिंग करते हैं उसके अलावा जो कुछ स्टूडेंट अपलोड करता है एसीसीए के नोट्स और डिफरेंट, वो सर भी तैयार करना है। ग्रुप में इररिलेवेंट मैसेज करता है, उनको स्टॉप करवाएं। यार, वो ग्रुप के एडमिन को मैंने बोला हुआ है कि इररिलेवेंट वो ना आप मैसेज बंद रखा करें। इररिलेवेंट यार, कितनी बार अब इन बच्चों को समझाएं कि ग्रुप में इररिलेवेंट मैसेज ना किया करें। बस अवाम है, नहीं बाज आती, क्या करें। और ग्रुप का जो लिंक है उसमें हमारा एक फ़ोल्डर है लॉ का, बस आप उसमें देखें क्या चीज़ें आ रही हैं, बाकी जो है उनको बेशक ना करें। वो तो मेरे ख्याल से पूरे सेमेस्टर का जो है ना वो डाटा मैनेज कर रहा है। हमारा ये टॉपिक रह गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, आज ये कवर करेंगे और इसके साथ हम करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज, और कल का लास्ट हमारा लेक्चर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। फिर इंशाल्लाह हम एनबीएफसी की तरफ चले जाएंगे। एक्ट जो है जितना कंप्लीट हो गया। बाकी यार इसमें कुछ कुछ सेक्शंस हैं, छोटे छोटे सेक्शंस हैं, वो ना तो हमसे रिलेट करते हैं, हमारे सिलेबस में हैं। यानी कि वो तुम खुद ही देखोगे, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जानी है कि वो सेक्शन क्या क्या रहा है, और वो ना तो कभी पूछा जाता है और ना जो है अ, उस सेक्शंस के बारे में तुम्हें पूछा जाना है। वो वैसे ही पढ़ोगे, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये वो हल्के से वो सेक्शन है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की पावर भी नहीं। यानी जो भी है ना वो मैंने कवर करवा दिया तुम्हें इसमें से। और इवन के मैंने ये भी दिखाया था तुम्हें, अ, किधर गया सिलेबस M6 का। इधर सिलेबस था, इंट्रोडक्शन में था, पता नहीं किधर था। ये है M6। हाँ, ये देखो, इसमें से अब हमने ये भी कवर कर लिया है, ये भी कवर कर लिया, ये वाला। ये करना है हमने, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज, ये आज कवर कर लेना है। ठीक है। जैसे ये इंटरेस्ट ऑफ ऑफिसर, ये छोटा सा सेक्शन है 206, मैं कहता हूँ ये नहीं मैंने पढ़ाया। जैसे ये वाला ना, ये नहीं मैं पढ़ाया, तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगी। बाकी इसमें से रिलेटेड पार्टी वगैरह तो ये चीज़ें मैंने करवा दी हैं। उसके बाद हमने ये कवर किया है, ये वाला मेंबर रजिस्टर आज पढ़ लेना है हमने। आज इसको इसके साथ मिला के पढ़ना है। ये जो है ना, किधर गया ये वाला, इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके साथ मिला के पढ़ना है रजिस्टर ऑफ मेंबर को। ये आज कवर हो जाना है। और ये देखो, ये मॉर्गेज एंड चार्जेस हमने पढ़े हैं, ये सारा कवर किया है। ठीक है। कहने का मतलब यार, अल्लाह का शुक्र है, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है। आज है दिसंबर 4, और आपका और मेरा साथ, और हम लोग पहुंच गए हैं रजिस्टर पे। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डायरेक्टर्स, डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि वो अपने मेंबर्स का रजिस्टर रखे, डायरेक्टर्स का रजिस्टर रखे, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर रखे। ये आवाज़ आ रही है ना, एक फीडबैक दे दो फिर चलते हैं। सिर्फ एक बच्चा फीडबैक दे दे।
क्योंकि नेट जो है ना वो मैंने कल ठीक करवा लिया था। तो बस पीछे थोड़ा ही सिलेबस है यार हमारा, अब बाकी चीज़ें बच गई हैं। ओके हो गया, ओके हो गया, चलें। देखें, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, हर कंपनी को कह दिया गया, हर कंपनी को कह दिया गया, एवरी कंपनी शैल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। हर कंपनी अपने मेंबर्स का रिकॉर्ड रखे और इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर रखे। ठीक है, रजिस्टर की फॉर्म में रखना है। देयर मस्ट बी इंटर इन द रजिस्टर ऑफ सर्च पर्टिकुलर ऑफ ईच मेंबर एज मे बी स्पेसिफाइड। अच्छा, ये जो रजिस्टर वाला है ना, जहाँ से पूछा जाता है, मैं वहाँ से बता दूँ। तो ये जहाँ से पूछा जाता है ना, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। इन केस, ये पुरानी परवीन है, ये वाली पुरानी परवीन है, जो पुरानी कंपनीज थी ना, कंपनी एक्ट के आने से पहले पुरानी कंपनीज होती थी कि एक शेयर को ना दो लोग मिल के सब्सक्राइब कर लेते थे। तो ये अभी भी वो कंपनी शायद कहते जी मौजूद हो। तो इन केस अगर कोई शेयर्स ज्वाइंट होल्डर है, एक शेयर को एक से ज़्यादा लोगों ने आपस में सब्सक्राइब किया हुआ है, ये उनके लिए है कि in case of joint holders of shares or stock in the company, company register of members shall state the name of each joint holder. In other respect, joint holders shall be regarded for the purpose of this part as single member. लेकिन जो जॉइंट होल्डर्स होंगे उनकी वोटिंग पावर एक ही होगी, उनको सिंगल मेंबर तस्वर किया जाएगा। और एड्रेस जो है पर्सन का नेम्ड फर्स्ट शैल बी इंटर्ड इन द रजिस्टर। तो यार ये अब कंसेप्ट खत्म हो गया जॉइंट शेयर का। अब एक ही पर्सन एक शेयर परचेज करता है। पहले ज़माने में एक शेयर को एक से ज़्यादा लोग भी परचेज कर सकते थे, एक शेयर को। देखा है ना मज़े की बात। लेकिन अब उन्होंने ये मज़ा ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने कह दिया अपने पैसे अपने खुद पास ही रखो, खुद ही शेयर जो है ना उसको परचेज करना तो खुद ही करो। तो पुरानी कंपनीज, अगर कोई ऐसी कंपनी मौजूद हुई, उसके पास कोई ऐसा शेयर हुआ, तो उन्होंने कहा जी वो जॉइंट होल्डर्स का रजिस्टर रखेंगे। एवरी कंपनी जिसके मेंबर 50 से ज़्यादा है वो क्या करे? हर वो कंपनी जिसके मेंबर 50 से ज़्यादा हैं, उन्होंने कहा जी वो अपने पास क्या रखे, शैल कीप एन इंडेक्स ऑफ द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इंडेक्सिंग करे। यार इंडेक्सिंग मैंने पीछे भी एग्जांपल दी थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की एग्जांपल मैंने इंडेक्सिंग के साथ मैंने कवर करवा दी थी कि ये देखो, ये इस लड़की के पास जो फाइल पड़ी है ना, अगर इस फाइल में ABCDEFG वाली वो कॉलम लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्स बनाए और हर शेयर होल्डर का उसमें नाम लिखे। हर उस कंपनी को कह दिया जिसके मेंबरान की तादाद 50 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये प्राइवेट कंपनी को नहीं कहा गया, क्योंकि उसके मेंबर्स की तादाद 50 से एक्सीड नहीं होगी, तो उसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी कंपनीज जो गारंटी लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, उनको कह दिया गया कि आप अपने मेंबरान के लिए ना रजिस्टर बनाएं। और रजिस्टर, अगर आपके मेंबर्स की तादाद 50 से ज़्यादा है तो रजिस्टर जो है उसको आप इंडेक्सिंग करें। कंपनी शैल मेक any necessary alteration in index within 14 days after the date on which alteration is made in the register of members। कहता है कंपनी जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर भी रखेगी, ये इंडेक्सिंग भी रखेगी। रजिस्टर ऑफ मेंबर तो बनाना ही है, उसके साथ इंडेक्सिंग वाला रजिस्टर भी बनाना है। तो कहता है इंडेक्स वाले रजिस्टर में कब आपने एंट्री करनी है? जब आपका मेन रजिस्टर है उसमें कोई एंट्री होती है ना, तो उसके विद इन 14 डेज, 14 डेज के अंदर अंदर इसने ये एंट्री करनी है। Index shall contain in respect of each member a sufficient indication to enable the account of that member in the register to the
रेडली फाउंड, इंडेक्स को ऐसे बनाओ कि हर बंदा जो है इजीली फाइंड हो जाए। अगर कोई पेनल्टी की तो लेवल 1 की पेनल्टी। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, ये सेक्शन नंबर 19 और 20 है, 119 और 20, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना मुझसे। इसी तरह जिस तरह तुमने रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया ना, इसी तरह कहता जी तुमने बनाना है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। एवरी कंपनी शैल कीप आ रजिस्टर ऑफ इट्स डिबेंचर होल्डर्स एंड एनी कंट्रावेंशन। उन्होंने कहा हर कंपनी जो क्या करे, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स रखे, बनाए। अगर कोई कंट्रावेंशन की गई तो वो कहते हैं जी हम इसको बड़ी सख्ती से लेंगे, ये ऑफेंस गिना जाएगा। देयर मस्ट बी इंटर इन द रजिस्टर सच पर्टिकुलर ऑफ ईच डिबेंचर होल्डर एज में भी स्पेसिफाइड। कहता है हमने जो स्पेसिफाई कर दिए हैं ना, जो पहले से स्पेसिफाई कर दिए हैं, वही पर्टिकुलर्स आप यूज करेंगे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई विच, ये डिबेंचर्स ऐसे, ये सेक्शन ऐसे डिबेंचर होल्डर्स पे अप्लाई नहीं होता, ये ऐसे डिबेंचर होल्डर्स पे अप्लाई नहीं होता विच एक्स फिशाई आर पे एबल टू द बियरर देयर ऑफ। ये कहता है जी ये ऐसे डिबेंचर होल्डर्स पे अप्लाई नहीं होता जो कि बियरर डिबेंचर्स होते हैं। बियरर डिबेंचर्स का मतलब ऐसे डिबेंचर्स जो कि आप जिसको उसको पैसे देने हैं जिसके हाथ में ये डिबेंचर जाएगा। यानी कि एक्स फशाई का मतलब कि ये सबूत होता है, जिसके पास इसका फेस पकड़ा होगा डिबेंचर का वही इसका मालिक होगा। कहता है बियरर डिबेंचर्स जो होते हैं ना, एक होता है स्पेसिफिक डिबेंचर के जिस पर्सन को इशू किया गया उसी के नाम का डिबेंचर है, और अगर वो पर्सन किसी को ट्रांसफर करेगा तो बता के करेगा। लेकिन एक्स फिश आई और ये बियरर डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं कि कंपनी इशू तो कर देती है और तो कंपनी बोलती है 5 साल बाद अगर ये मुझे कोई दिखाएगा ना डिबेंचर, उसको मैं उसके पैसे वापस दे दूँ, या साल बाद जो भी मेरे पास ये डिबेंचर दे आया तो उसको मैं पैसे वापस दे दूंगी। तो कहता है जी ऐसे डिबेंचर्स के लिए आपने रजिस्टर नहीं बनाना। एवरी कंपनी हैविंग मोर देन 50 डिबेंचर होल्डर शैल कीप एन इंडेक्स। अगर डिबेंचर होल्डर्स आपके पास 50 से ज़्यादा हैं तो आप रजिस्टर तो बनाएंगे ही, उसके साथ एक इंडेक्सिंग वाला रजिस्टर भी बनाएं। Unless the register of the debenture holder in such a form to constitute itself an index। यहाँ कहता है आपने अगर ऐसा एक रजिस्टर पहले से ही बना लिया है जो कि इंडेक्स भी रखता है और वो रजिस्टर भी है, तो कहता है आपको ये रजिस्टर बना, इंडेक्स वाला रजिस्टर बनाने की अलहदा से ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कहता है जी कंपनी शैल मेक नेसेसरी अल्ट्रेशन। वही अगर ये रजिस्टर दोनों अलहदा है तो कंपनी अल्ट्रेशन, जैसे ही कोई डिबेंचर बिका या सेल हुआ, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में कोई एंट्री की, तो कहता है 14 दिन के अंदर इंडेक्सिंग वाले रजिस्टर में भी आपने एंट्री करनी है, और अगर कोई डिफ़ॉल्ट करेगा तो वो कहते हैं लेवल 1 की पेनल्टी लगाएंगे। राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर्स एंड कॉपीज। हर पर्सन का राइट है, देखें हम पाकिस्तान के बंदे हैं, हमारा भी राइट है, हम किसी भी कंपनी की कोई भी कॉपी देख सकते हैं। हाँ वो फ़ी दे के देखेंगे जो उन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिखी हुई है। अगर कंपनी के मेंबरान हैं तो वो अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स विदाउट एनी फ़ी देख सकते हैं। हम लोग जो पाकिस्तानी हैं हमारे पास भी इख्तियार है, हम किसी भी कंपनी के हेड ऑफिस में जाके वो फ़ी पे करके हम उसके बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हैं। तो राइट टू इंस्पेक्ट एंड रिक्वायर कॉपीज, और देखो हम उनसे कॉपीज भी कह सकते हैं कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की हमें कॉपीज दो, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता सजा लग जानी है हमें। रजिस्टर एंड इंडेक्स शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन टू द मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। उन्होंने कहा ये रजिस्टर जो हैं बिजनेस आवर्स में ओपन टू इंस्पेक्शन है, मेंबर्स के लिए और डिबेंचर होल्डर के लिए बिजनेस आवर्स में, सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर एज द कंपनी में इम्पोज, जो कंपनी इम्पोज कर देगी। सो नॉट लेस देन 2 आवर्स इन ईच डे। अब कोई भी मेंबर जाता है, कोई भी डिबेंचर होल्डर जाता है, कहता है ये ओपन टू इंस्पेक्शन है, और ओपन टू इंस्पेक्शन है, उन्होंने ये भी बताया साथ
कि सर आप 2 घंटे लाजमी, कम से कम 2 घंटे लाजमी उसको चेक करवाएंगे, 2 घंटों से ज़्यादा नहीं। नॉट लाइक, हाँ 2 घंटों से ज़्यादा कंपनी की मर्जी है, लेकिन कम अज़ कम अगर कोई रजिस्टर देखने आ गया तो कम अज़ कम लाजमी तो उसे 2 घंटे अगर वो चेकिंग करता है तो कराएंगे। उसके बाद आपकी मर्जी, आप उसे कह दें कल आना। इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर और डिबेंचर होल्डर शैल बी विदाउट चार्ज इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन। हम लोग चले जाएं ऑन द पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी फिक्स बाय द कंपनी इन ईच inspection. Any person may require the certified copy of register and index or any part thereof on payment of such fee as the company may fix. Certified copy requested under this section shall be issued within a period of 5 working days, exclusive the days of on which transfer of book of company is closed. यार ये जो वर्ड है ना, ट्रांसफर ऑफ बुक ऑफ कंपनी इज क्लोज, इसका मतलब होता है कि जब भी एक कंपनी एजीएम में जाती है ना तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर देती है। शायद आपने नोटिस जो मैंने भेजे उनको पढ़ा नहीं, किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि सर ये कंपनी ने नोट्स में आके क्यों बोला है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट इस तारीख से लेकर इस तारीख तक क्लोज होंगे। तो मोस्टली हर लिस्टेड कंपनी जो है ना एजीएम से पहले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देती है, कि वो बता देती है आवाम को एजीएम होने वाली है, आप अपने शेयर ना बेचना, और अगर आपने शेयर बेचा तो हम ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये क्यों करती हैं लिस्टेड कंपनीज? ताकि एजीएम पे तयन हो सके कि कौन मालिक है, किसकी वोटिंग पावर है और किसको कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो कहता है जी बुक्स ऑफ अकाउंट ना क्लोज हुए हों। जैसे आज मैंने रिक्वेस्ट की ना मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी दें, कल कंपनी ने कह दिया हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हैं, तो मुझे फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक ओपन होंगे। जब वो ओपन होंगे नेक्स्ट फिर वो 5 वर्किंग डेज जितने भी रह जाएंगे दिन गिने जाएंगे। पर्सन सीकिंग टू एक्साइज ईदर राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन मस्ट मेक रिक्वेस्ट टू द कंपनी। ये पर्सन जो कह रहा है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी दो, वो कहता है जी रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को इन दैट बिहाफ। अच्छा, इसके बाद रिक्वेस्ट जो ये करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट की, वो कैसे करेगा? वो रिक्वेस्ट फॉर्म पे अपना नाम लिखेगा, उसके बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एड्रेस वगैरह लिखेगी, और किस पर्सन को, ऑथोराइज पर्सन को भेजा है उसका नाम लिखेगी। द पर्पज फॉर विच इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड, और ये किस पर्पज़ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी बताएंगे। एनी रिफ्यूज़ल टू द इंस्पेक्शन, अगर किसी ने रिफ्यूज़ल की इंस्पेक्शन की तो उस बंदे को, जो भी इन्वॉल्व है इसमें, वो गिल्टी पे है, वो ऑफेंस है, और उस बंदे को लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। और रजिस्ट्रार ऑर्डर करेगा कंपनी को, इमीडिएटली कंपेल करेगा कि ये इस पर्सन ने जो तुमसे मांगा है इसको पूरा करके दो, जो कॉपी मांगी है इसको दे। ठीक है, तो यार ये वो पॉइंट है जो कि मैनुअल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पावर टू क्लोज रजिस्टर, इसको ज़रा आप अच्छी तरह देख लेना, और पीछे जो है ना ये जितना भी मैंने पढ़ाया इसको समराइज कर लेना। ठीक है, इसमें से कभी कुछ भी नहीं पूछा, मैनुअल में भी नहीं पूछा कभी पेपर, इसको समराइज कर लेना। पावर टू क्लोज रजिस्टर। A company may, on giving not less than 7 days previous notice, close its register of members or part of it relating to the members holding share of any class। उन्होंने कहा यार कि कंपनी जो है ना, कंपनी किसी भी वक्त रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज कर सकती है, लेकिन क्लोज करने से पहले ये क्या करेगी? एडवर्टीजमेंट करेगी। लिस्टेड कंपनी का तो हमें पता है ना, नोटिस देती है तो एडवर्टीजमेंट भी करती है। तो कहता है जी नोटिस देगी 7 दिन पहले, दुनिया को बताएगी कि मैं अपनी किताबें बंद करने लगी हूँ। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या इसका कोई हिस्सा।
फॉर एनी पीरियड्स आर पीरियड नॉट एक्सीडिंग इन होल 30 days इन ईच ईयर। कंपनी को इख्तियार दिया कि अपनी किताबें बंद करो, किसी को इंस्पेक्शन करवाने से रोक सकती है, लेकिन इससे पहले 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। एड में, न्यूज़ में नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो अदर कंपनी है तो उसको अपने रजिस्टर ऑफिस पे नोटिस जो है प्लेस करना पड़ेगा कि हमारे इस तारीख से लेकर इस तारीख तक बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हैं। पूरे साल में ये काम कर सकती है, लेकिन 30 दिनों से ज़्यादा एग्रीगेट, जैसे आज 7 दिन के लिए क्लोज कर दिया, अगले महीने फिर 7 दिन के लिए क्लोज कर दिया, अगले महीने फिर 7 दिन के लिए क्लोज कर दिया, 21 दिन हो गए। अब कंपनी के पास पीछे 9 दिन हैं, या तो क्लोज करे या फिर ओपन फॉर इंस्पेक्शन रखे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट कहता है जी एग्रीगेट 30 दिनों के लिए पूरे साल में कंपनी का इख्तियार है, क्लोज कर सकती है। कमीशन में ऑन एप्लीकेशन, और कमीशन जो है कंपनी की एप्लीकेशन पे ये पीरियड मजीद 15 दिन बढ़ा सकता है, यानी कि कंपनी को 45 दिन के लिए इख्तियार है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करे। और हमें पता है, बच्चों को मैंने बता दिया था कि लिस्टेड कंपनी का कोई भी काम है ना, अखबार, ये लाइन लाजमी याद कर लो कि नोटिस जो है मस्ट बी गिवन बाय एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज एट लीस्ट in one issue of each daily newspaper respective language having nationwide circulation। उसके बाद द परवियन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन की जो परवियन है, शैल आल्सो अप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर। कहता है ये सारा सेक्शन जैसे मैंने बता दिया ना मेंबर के लिए, ये सारा सेक्शन अप्लाई होता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर के लिए। अगर कोई कंट्रावेंशन की गई तो लेवल 2 की पेनल्टी। आपने पेनल्टी लेवल याद नहीं करने, इनको सीरियस ना ले लेना। हमारे सिलेबस में अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज़ रिक्वायर्ड है। हम ना तो वकील हैं, हाँ हम बड़े अच्छे और क्वालिफाइड अकाउंटेंट हैं, हमें अपनी फील्ड का लॉ आना चाहिए। तो ये पेनल्टी लेवल कभी भी आपको एग्जामिनर नहीं पूछता, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना पेनल्टी लेवल के ऊपर, ये मेरे लिए होते हैं, मुझे याद हो जाते हैं, आपके लिए नहीं है। पावर ऑफ कोर्ट टू रेक्टिफाई द रजिस्टर, कहता है कोर्ट के पास पावर है, अगर कंपनी ने कोई गलती की है ना, किसी का नाम फ्रॉडुलेंटली रजिस्टर से कंपनी ने ख़त्म कर दिया या फ्रॉडुलेंटली रजिस्टर में ऐड कर दिया, तो कोर्ट के पास ये मुकदमा चला जाना कि अगर किसी पर्सन का फ्रॉडुलेंटली नाम आपने रजिस्टर में इंटर करने की कोशिश की, मेंबर के रजिस्टर में, या वहाँ से रिमूव करने की कोशिश की, तो कहता है जी ये एक ऑफेंस है और ये कोर्ट के पास बात जाएगी। अगर किसी पर्सन का नाम फ्रॉडुलेंटली या विदाउट एनी सफिशिएंट काज ओमिट किया गया या इंटर किया गया, तो कहता है यहाँ डिबेंचर होल्डर के साथ ऐसा किया गया, तो ये कहता है जी डिफ़ॉल्ट इज़ मेड, या कोई डिफ़ॉल्ट ऐसा मेड किया जाए कि आप डिले कर रहे हैं, आप एंट्री करने में डिले कर रहे हैं, पर्सन का नाम इंटर करने में डिले कर रहे हैं, या पर्सन का नाम वहाँ से डिलीट करने में डिले कर रहे हैं, तो कहता जी ये एक ऑफेंस है हमारी नज़र में। और अग्रीव्ड पर्सन के पास ये राइट है, और डिबेंचर होल्डर के पास ये राइट है, वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ सच रजिस्टर, ठीक है। कोर्ट के पास इख्तियार है या तो वो इस एप्लीकेशन को सुने, या इस एप्लीकेशन को सुन के ख़त्म कर दे, या रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर कर दे ऑन द पेमेंट ऑफ कंपनी, और कंपनी को कह दे कि इस पर्सन को जो जो नुकसान हुआ है, इस गरीब पर्सन को, गरीब दुखियारी पार्टी को, तुम्हारी डिले से या एंट्री ना करने से इस पर्सन को जो जो नुकसान हुआ है वो कंपनी पे करेगी। उसके बाद ऑन एनी एप्लीकेशन टू द कोर्ट में डिसाइड करेगा क्वेश्चन रिलेटिंग टू द टाइटल ऑफ एनी पर्सन, यानी कि ये सारा यार एक नज़र पढ़ लेना।
वो कहेगा कोर्ट का केस है, कोर्ट बोलेगा जी कौन कौन मुलव्वस है, ये है वो है फलाना है, ये पढ़ लेना। कोर्ट जो है फिर बाद में सज़ा भी अनाउंस करेगा, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट एंट्रीज एंड ओमिशन फ्रॉम रजिस्टर। पनिशमेंट यहाँ भी है, वो तो कोर्ट के पास केस है ना, कोर्ट भी जुर्माना वगैरह लगा देगा। उसके बाद पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट एंट्रीज एंड ओमिशन फ्रॉम द रजिस्टर, और एक्ट भी कह रहा है कि जो पर्सन इस रजिस्टर को खबरदार हाथ लगाएगा ना गलत काम के लिए, तो कहता है उसको सिंपल एक इम्प्रिजनमेंट देंगे जो कि एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक, और उसके ऊपर फाइन लगाएंगे 1 मिलियन का। नोटिस टू द रजिस्ट्रार फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर when it make an order for the ratification of register of member in respect of any company। अच्छा कहता है जिस कंपनी को नोटिस, जिस कंपनी के खिलाफ ये केस था ना उस, तो कोर्ट का नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार को भी जाना है। उसके बाद रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर, ये तो थे मेंबर्स के रजिस्टर, ठीक है, ये जितने हमने पढ़े ये मेंबर के रजिस्टर हैं। अब रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर, आपको याद होना चाहिए ऑफिसर्स में कंपनी एक्ट डिफाइन करता है, डायरेक्टर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, सेक्रेटरी होता है, सीएफओ होता है, ये ऑफिसर्स होते हैं। ऑडिटर एंड लीगल एडवाइजर्स, एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर ऑफिस द रजिस्टर ऑफ इन पर्सन के रजिस्टर रखेगी विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ देम सर्च पर्टिकुलर, और इनके नाम के साथ वो पर्टिकुलर्स भी रखेगी जो हमने पहले से स्पेसिफाई किए हुए हैं। उसके बाद एवरी पर्सन शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज, हर पर्सन को कहा है कि 10 दिन के अंदर उसके पर्टिकुलर्स अगर चेंज हैं या जो भी हैं वो कंपनी को बताए, और वो पर्टिकुलर्स कंपनी जो है 15 डेज के अंदर फ्रॉम द अपॉइंटमेंट फाइल करेगी रजिस्ट्रार को, कि हर पर्सन अपने पर्टिकुलर्स, जो डायरेक्टर है चीफ एग्जीक्यूटिव है, अपने पर्टिकुलर्स देगा कंपनी को 10 दिन के अंदर फ्रॉम द चेंज, और कंपनी जो है वो पर्टिकुलर्स आगे रजिस्ट्रार को फाइल कर देगी। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई फॉर फर्स्ट अपॉइंटमेंट एट द टाइम ऑफ इन्वर्ट। हमें पता है ना फर्स्ट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव और ये सारे ऑफिसर्स का नाम हम मेमोरेंडम में ही लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट कंट्रावेंशन हुई लेवल 1 की पेनल्टी, ये आगे खुद ही पढ़ लेना यार। राइट टू इंस्पेक्ट, जो मेंबर के रजिस्टर को जैसे जैसे इंस्पेक्ट कर सकता है ना, वो ही सारा सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम सेम सारा सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्टर जो है ना डायरेक्टर्स का, उसको भी लोग देख सकते हैं। मेंबर को विदाउट एनी चार्ज, किसी और पर्सन को विद चार्ज, फिर ये कॉपी भी मांग सकते हैं। जो रिक्वेस्ट करेगा रजिस्टर को देखने के लिए उसको अपने ये वाले पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, बला बला बला। तो आपने यहाँ तक इसको देख लेना। अच्छा अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ, वो मैं इधर अपलोड कर लूँ, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का मुझसे पूछें, मैं वो दूसरी वाली स्लाइड जो है ना उसको ज़रा अपलोड कर लूँ। कंपनी एक्ट में हमारा सेकंड लास्ट जो है चैप्टर, जो सेक्शन है वो है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की कैसे
एसोसिएट कंपनी बन जाती है। और मैंने आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से ये डेफिनेशन भी करवा चुका हूँ कि एक कंपनी के ऊपर अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया तो दो कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी ही अलग है। डेफिनेशन है एसोसिएटेड कंपनीज एंड एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। देखो, मैं इस बात को ऐसे बताऊंगा। अगर एक पर्सन इस कंपनी का ओनर है, इस कंपनी को ओन करता है, और सेम पर्सन एक दूसरी कंपनी को ओन करता है, तो उन्होंने कहा ये दोनों कंपनीज आपस में क्या होंगी? एसोसिएटेड कंपनीज होगी। पहली तो डेफिनेशन ये होगी। अगर एक पर्सन एक कंपनी को ओन करता है और वही पर्सन दूसरी कंपनी को ओन करता है तो ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी। इसके बाद अगर एक पर्सन इस कंपनी में ओनर है लेकिन अगली कंपनी का डायरेक्टर है, इस कंपनी का डायरेक्टर है, इस कंपनी का ओनर है और इस कंपनी का ना डायरेक्टर है, तो कहता है जी फिर भी दोनों कंपनीज क्या हुई? एसोसिएटेड कंपनीज हुई। उसके बाद कहता है जी अच्छा चलो एक और केस बच्चों को समझा दो। अगर ये ओनर यहाँ पे ओनर है और अगली कंपनी में, अगली किसी प्राइवेट कंपनी में, चलो प्राइवेट कंपनी का तो वो तो डायरेक्टर समझ आ गया ना, अगली किसी पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, अगर ये पर्सन सेम पर्सन इस कंपनी में ओनर है, उस अगली जो पार्टनरशिप कंपनी है उसमें पार्टनर है, तो कहता है ये दोनों जो है ना एसोसिएटेड कंपनीज का दर्जा कहलाएंगे। ये दोनों एसोसिएट्स होंगे। ठीक है, दोनों कंपनीज आपस में इस फैक्ट के ऊपर एसोसिएट्स बन जाएंगे। इसी तरह सोचो ये पर्सन ओनर ना हो, पहली कंपनी का डायरेक्टर हो। पहली कंपनी में ये ओनर नहीं, पहली कंपनी में ये डायरेक्टर है, फिर दूसरी कंपनी उसका ये ओनर है या उसका डायरेक्टर है या उसका पार्टनर है, तो कहता है दोनों आपस में क्या होंगी? एसोसिएटेड कंपनीज होंगी। या कहता है जी इस पर्सन की इस कंपनी में 20% की इन्वेस्टमेंट है और इसी पर्सन की इस कंपनी में भी 20% की इन्वेस्टमेंट है, 20% या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज होंगी। यह कहता है जी इस पर्सन की इस कंपनी में 20% की इन्वेस्टमेंट है और ये पर्सन अगली कंपनी का ओनर है, डायरेक्टर है, पार्टनर है, तो वो तमाम कंपनीज आपस में होंगी एसोसिएटेड कंपनीज। और यही बात इस लंबी चौड़ी प्रोविजन में लिखी हुई है। एसोसिएटेड कंपनीज एंड एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। एनी टू आर मोर कंपनीज, दो या दो से ज्यादा कंपनीज आर अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब कि कंपनी भी हो सकती है, वो अगली जो है पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कोई भी अंडरटेकिंग या कंपनी आपस में एसोसिएटेड कहलाएंगी। अगर क्या होगा? एनी टू आर मोर कंपनीज, और ये कहता है जी दो या दो से ज्यादा कंपनीज में भी ऐसा हो सकता है, तो वो सब जो है एसोसिएटेड का दर्जा पा जाएंगी। एनी टू आर मोर कंपनीज आर अंडरटेकिंग आर अ कंपनी एंड एन अंडरटेकिंग, या एक कंपनी और एक अंडरटेकिंग आपस में इस तरह जुड़ जाएं
इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग मैनर नेमली, कहता है आपस में ऐसे जुड़ जाए। कैसे जुड़े? पहला, इफ अ पर्सन, अगर एक पर्सन, हु इज ऑनर आर पार्टनर आर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर अंडरटेकिंग, कहता है अगर एक बंदा, एक पर्सन एक कंपनी में, कंपनी का ऑनर है, पार्टनर है या डायरेक्टर है, किसका? कंपनी का या अंडरटेकिंग का। और हु या वो क्या करे? हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो खुद, डायरेक्टली का मतलब खुद, इनडायरेक्टली का मतलब अपनी वाइफ या बच्चों के जरिए, holds or control share carrying not less than 20% of the voting power in such company or undertaking। ठीक है, ये डेफिनेशन पता तुम्हें क्या बता रही है? ये डेफिनेशन ना तुम्हें ऐसे समझा रही है बच्चों, वो कह रही है इफ आ पर्सन, अच्छा चलो जी, इफ आ पर्सन, ये या तो ओनर है या डायरेक्टर है या पार्टनर है, ठीक है, या किसी, कहता है जी किसी किसी कंपनी या अंडरटेकिंग में। अंडरटेकिंग का मतलब कुछ भी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है। ओनर, डायरेक्टर या पार्टनर है किसी कंपनी का, ये खुद या ये खुद इस कंपनी में, अगर ये ओनर, डायरेक्टर, पार्टनर नहीं ना, तो या इसके पास 20% की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। ठीक है, एक कंपनी के हवाले से सारी बात बताई गई। अब लॉ बोलेगा इज आल्सो, ये पर्सन आल्सो है, इज आल्सो द ओनर, सेम वर्डिंग बोलेगा। ये पर्सन जैसा इसने यहाँ पे किया है ना, वैसा इनमें से कुछ इस कंपनी में है। तो कहता है दो कंपनीज आपस में, ये दो कंपनीज आपस में एसोसिएटेड हो जाएंगी। अब देखना, पढ़ते हैं, तुम्हें बड़ी अच्छी समझ आएगी। If a person who is the owner or partner or director of a company or undertaking who directly or indirectly holds or controls shares carrying not less than 20% voting power in such company is also, देखा वही बात हुई ना, is also the owner or partner or director of another company or undertaking or directly or indirectly holds control shares carrying not less than 20% of the voting power in that company or undertaking। यानी कि अगर एक पर्सन एक कंपनी में ओनर है, डायरेक्टर है, पार्टनर है या उसके पास 20% के शेयर हैं, इज आल्सो, वही पर्सन किसी दूसरी कंपनी का ओनर है, डायरेक्टर है, पार्टनर है या उस वहाँ पे 20% के शेयर रखता है, तो कहता है जी ऐसी दो कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज कहलाती हैं। उसके बाद इफ कंपनी आर अंडरटेकिंग आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट कंट्रोल, देखा, उसने कहा अगर दो कंपनियों की मैनेजमेंट सेम है, सीईओ सेम है, दो कंपनियों के सीईओ सेम है, सीएफओ सेम है, की मैनेजमेंट पर्सोनल इसको बोलते हैं। दो कंपनियों के की मैनेजमेंट पर्सोनल सेम है, की मैनेजमेंट पर्सोनल ठाठ बाट वाले नौकर, बड़े बड़े रैंक वाले नौकर दोनों कंपनियों के सेम है ना, तो कहते हैं दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी, है ना। देखा, पहले तुमने मुझसे डेफिनेशन पढ़ी थी, हर कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी में अगर 20% की इन्वेस्टमेंट करती है ना, तो वो एसोसिएटेड होती हैं कंपनीज। अब लॉ तुम्हें ना अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा कि यार वो तो होता ही है। चलो अब ये भी सुनो,
अगर दोनों कंपनीज की KMP की मैनेजमेंट पर्सोनल सेम हुए तो कहता है जी हम इनको क्या बोलेंगे, इनके की मेंबर्स अगर सेम निकल आए ना, कोई एक भी, तो ये जो कंपनीज होंगी आपस में एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी। यहाँ कहता है बच्चों ने तुमसे अभी पढ़ना है मुदारबा, या फिर कहता है जी वन कंपनी इज सब्सिडरी ऑफ एन अदर, तो कहता है सब्सिडरी और पेरेंट भी आपस में एसोसिएटेड कंपनीज ही होती हैं। समझ आई? सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, ये कहता है ये भी आपस में एसोसिएटेड ही होती हैं। उसके बाद कहता है अब बच्चों ने तुमसे पढ़ना है मुदारबा, तो अभी तो उनको नहीं ना पता मुदारबा क्या है, अभी लॉ किसको कहता है मुदारबा, अभी तो सुनी सुनाई बातें हैं इनके पास, तो इनको बता दो कि जब मुदारबा पढ़ेंगे ना तो मुदारबा एक अलहदा यूनिट होता है। मुदारबा एक ऐसा ही कह लो कि एक कंपनी है उसका एक अलहदा यूनिट है, तो कहता है कंपनी और वो मुदारबा आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत बारीकली डिफाइन किया है आपके सामने कि एसोसिएटेड कंपनीज होती क्या। ओके, तो ये सारा जाल है कंपनीज का, नेटवर्क का, कि वो कैसे आपस में इंटरकनेक्ट हो सकती हैं, तो उनको कह दिया। अच्छा, क्यों उसने बताया यार, क्या मसला था, वो वेला था हमें ये बातें बताता रहा यार, हमने ना आगे कुछ पढ़ना है मेंबर्स के फायदे के लिए। ठीक है, वो वेला नहीं था कि हर एंगल को उसने डिस्कस किया, उसने आगे हमें कुछ सिखाना है, उसने हमें इन्वेस्टमेंट सिखानी है कि अगर दो एसोसिएटेड कंपनीज के दरमियान रिसोर्सेज मुंतकिल होने लगे हैं, तो हमने तो पहले भी वो सेक्शन पढ़े ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वो फलाना ये है वो है, इतनी रिक्वायरमेंट, खप गए थे, थक गए थे, फिर उसने पकड़ लिया है भैया। वो कहता है अगर आपस में इनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है तो नुकसान किसका है, शेयर होल्डर्स का, दूसरे शेयर होल्डर्स का। तो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले तो उसने ये जाल समझाया लोगों को कि लोगों दो कंपनीज आपस में ऐसे एसोसिएट हो सकती हैं। अब एसोसिएटेड पर्सन कौन है? A person who is the owner of or partner of or director in the company or undertaking, or who so holds or controls shares carrying not less than 10% voting power in the company, shall deem to be the associated person of every such other person who is the owner, partner, director in such other company, undertaking, or who holds control such share in such company। कहने का मतलब ये कि एसोसिएटेड पर्सन है क्या? कहता है एक पर्सन दूसरे पर्सन का एसोसिएटेड पर्सन कहलाता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन का एसोसिएटेड पर्सन कहलाता है अगर ये पर्सन एक कंपनी में 10% की शेयर होल्डिंग रखता है और दूसरी कंपनी में 10% की शेयर होल्डिंग रखता है, तो कहता है हर वो पर्सन का ये एसोसिएट पर्सन है जिसके पास 10% की वोटिंग पावर होगी। यानी कि बेनिफिशियल ओनरशिप जिस जिसके पास हुई इन दोनों कंपनीज में, वो आपस में एसोसिएटेड पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पर्सन आपस में क्या कहलाएंगे? एसोसिएटेड पर्सन्स कहलाएंगे। कि हर वो पर्सन जो कंपनी में 10% से ज़्यादा की वोटिंग पावर रखेगा, 10% या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट का वर्ड ये होता है, तो हर वो पर्सन इस पर्सन का एसोसिएट पर्सन होगा जो ये ओनर या डायरेक्टर या जो कुछ भी बना था हमारे सामने। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, देखा नेटवर्क फैल गया था ना, तो फिर हम कोशिश करेंगे अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की। हो सकता है हम एक कंपनी से रिसोर्सेज उठाएं और दूसरी कंपनी में सस्ते बेच दें, है ना। ये हमने बात वहां पे भी की थी,
हमारी जो रिलेटेड पार्टी की जो ट्रांजैक्शंस वगैरह थी वहाँ पे भी ये सब कुछ हो चुका था। तो यहाँ तक ज़रा मैं आपके क्वेश्चन देख लूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछा हो, कितने परसेंट सिलेबस कवर हो गया, आज वाली स्लाइड ये भी आ जाएगी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जी, रजिस्टर हार्ड फॉर्म में होंगे या हार्ड फॉर्म में होंगे रजिस्टर? प्राइवेट कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, हाँ जी, प्राइवेट कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हैं। उन्होंने कहा ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट देखो कंपनी के, तो देखो जिस मर्जी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट देखो, लेकिन एक वे से उन्होंने कहा रिक्वेस्ट करें और वो आपको लाजमी बुक्स ऑफ अकाउंट भी दिखाएंगे, अपनी कॉपीज़ भी देंगे। अच्छा जी, उसके बाद सर ये जो सेक्शन 124 में सर्टिफाइड कॉपीज़ इशू करने एट द टाइम फ्रेम, तो वो 7 दिन है या 5 दिन है? 5 वर्किंग डेज है उन्होंने बोला था। 5 डेज या देखते हैं यार कितने वर्किंग डेज हैं, वो स्लाइड आपके पास आ जाएगी, उसमें देख लेना। और मुझे भी तुमने बुला दिया, 5 थे या 7 थे, जेन मेरा इस तरफ लग गया ना। अच्छा, फिर फॉर व्हाट इज़ द जनरल इफेक्ट ऑफ फ्रॉडलेंट इन, अच्छा किसी का नेम वो उसका यही होगा ना, कोर्ट उसको सज़ा दे देगा, फिर उसके बाद इस एक्ट में भी सज़ा है। सर अगर CFO CEO हों तब भी, हाँ उन्होंने कहा KMP की मैनेजमेंट पर्सोनल सेम हो गए ना, तो भी एसोसिएट कंपनी होगी। अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग कोई भी बिजनेस यार उन्होंने कह दिया, अंडरटेकिंग होता है कंपनी हो जाए या कोई अंडरटेकिंग हो जाए। अंडरटेकिंग क्या होता है? कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस जो आप चला रहे हैं उसको अंडरटेकिंग कहते हैं। तो अजान हो रही है, थोड़ा माइक ऑफ करूंगा 2 मिनट के लिए। अच्छा जी, व्हाट इज पर्सन?
पर्सन यार, हम, मैं और आप, लीगल पर्सन जो लेज खा सके, पानी पी सके, चाय पी सके। पर्सन का वर्ड जो कंपनी और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, यार पर्सन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ना, वो पर्सन कहता है 5 लोगों को। वो कहता है इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, उसके बाद वो कहता है, गिनता है उसको फेडरल गवर्नमेंट, उसके बाद वो कहता है जी पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज। देखो मुझे भी याद है, वो 5 पर्सन है। यहाँ पे भाई जी पर्सन है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। ये एक्ट जो है ना, इंडिविजुअल को पर्सन बोलता है। तो चलो आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा। सर, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटेड कंपनीज एंड रिलेटेड पार्टीज। देखो एसोसिएटेड का रिलेशन हमें समझ आना चाहिए। ये देखो एसोसिएटेड कंपनीज हो गई ना, एसोसिएटेड पर्सन हो गए, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में हमने कहा था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में हमने कहा था कि एक पार्टी दूसरे की रिलेटेड पार्टी होगी होगी कि अगर एक डायरेक्टर सेम हो, ये हो, वो हो, तो वो सेक्शन भी लग जाएगा और ये सेक्शन भी एक साथ लग जाएगा फिर, कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त इवन के वो डिस्क्लोजर वाले सेक्शन भी लग जाएंगे कि डायरेक्टर अगर इन्वेस्टमेंट करने लगा है, इंटरेस्टेड कंसर्न है, तो वो डिस्क्लोजर वाले भी सेक्शन लग जाएंगे। फिर कोरम से उठ के चला जाएगा, साइड पे कर देंगे, फिर उसके बाद रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स, फिर उसके बाद इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट। देखा कितना उन्होंने स्ट्रिक्ट किया हुआ है इन्वेस्टमेंट करने को, कि पब्लिक का पैसा मिस यूज ना डायरेक्टर कर जाए, कि आपस में किसी दूसरी कंपनी के अंदर ना इन्वेस्ट कर दे। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है। एक कंपनी ने अपनी दूसरी एसोसिएटेड कंपनी को रॉ मटेरियल बेच दिया और 3 महीने हो गए, पूछ ही नहीं रही, ये भी इन्वेस्टमेंट ही होती है। तो इन सारे कामों से बचने के लिए लॉ ने कहा पहले ये तो समझ लो ना एसोसिएटेड होती क्या है। एसोसिएटेड पर्सन, दोबारा बता दें, एसोसिएटेड पर्सन का मतलब ये है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का एसोसिएटेड पर्सन कहलाएगा। हर वो पर्सन आपस में एसोसिएटेड पर्सन कहलाएगा जिसके पास एटलीस्ट 10% की वोटिंग पावर है। इसको सिंपल करके समझ लो। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ और है, ये बता दिया मैंने। सर, अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मैंने कहा कंपनी का तो मतलब हमें पता है ना, कंपनी। अंडरटेकिंग क्या, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, कुछ भी हो जाए। उन्होंने ऑनर के वर्ड यूज किए ना, एक पर्सन एक प्राइवेट पार्टनरशिप में ओनर है या बिजनेस का ओनर है, वो इस कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो बिजनेस और ये कंपनी आपस में क्या हुए, एसोसिएट हुए। ठीक है, तो इसलिए अंडरटेकिंग के वर्ड यूज किए उन्होंने। यार अंडरटेकिंग क्या होती है कि कोई भी काम करना जो कि प्रॉफिटेबल हो, वो आप उसको अपनी बिजनेस का हिस्सा बना लें, या कोई काम जो है, कोई बिजनेस जो है, उसको अंडरटेकिंग बोल देते हैं यार। सही है, ये भी हो गया। ये भी हो गया। दो रजिस्टर मेंटेन करने का पर्पस क्या, ताकि हर पर्सन को पता चले कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, और दूसरे लोगों को भी पता चले कि उसकी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में कितनी इन्वेस्टमेंट है। हमारे मियाँ साहब, बड़े अच्छे मियाँ साहब, जिनकी हमें अब बड़ी याद आती है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स का ऐसे ही पता चलता रहा है लोगों को कि यार ये देखो इस रजिस्टर में मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम लिखा हुआ है, और उस रजिस्टर में भी लिखा हुआ है, ये देखो इतनी शेयर होल्डिंग इधर है, इतनी उधर है। सर, दो कंपनीज जो आपस में एसोसिएट होंगे, उनकी बेनिफिशियल ओनरशिप रखने वाले मेंबर्स एसोसिएटेड पर्सन होते हैं आपस में। हाँ ये भी ठीक है, उसको मैंने सादा ज़बान में बताया था कि दो कंपनीज
जो एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं उनका हर मेंबर जिसके पास बेनिफिशियल ओनरशिप है वो सारे मेंबर्स आपस में एसोसिएटेड पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद एसोसिएटेड, नजम भाई एसोसिएटेड अब हो गया ना क्लियर कि हर जैसे ये दो कंपनीज डिफाइन हो गई ना, दो कंपनीज हमें पता चल गई कि आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हैं। अब इन दोनों कंपनीज में जिस जिस पर्सन के पास 10% से ज्यादा की वोटिंग पावर होगी ना वो सारे पर्सन आपस में एसोसिएटेड पर्सन कहलाएंगे। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये फायदा क्या हुआ हमें ये रिलेशन डिफाइन करने का? ये फायदा हुआ, अ कंपनी में मेक इन्वेस्टमेंट, कहता है एक कंपनी ना दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। में मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स, कहता है एक कंपनी को इजाज़त दी है कि वो अपनी एक कंपनी से एक कंपनी जो है दूसरी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ले, लेकिन कहती है आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कि आप ये काम करने से पहले ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएं। स्पेशल रेजोल्यूशन शैल इंडिकेट, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या इंडिकेट करेगी, क्या बताएंगे उस स्पेशल रेजोल्यूशन में किस नेचर की इन्वेस्टमेंट है। नेचर का मतलब कि आपको वहां बताना पड़ेगा कि हम रॉ मटेरियल बेचने लगे हैं, या हम डिस्काउंट ज़्यादा देने लगे हैं, या हम दूसरी कंपनी के मजीद शेयर्स परचेज करने लगे हैं, या हम ना दूसरी कंपनी को लोन देने लगे हैं, या हम दूसरी कंपनी ने कहीं से लोन लिया है उसकी गारंटी देने जा रही। तो ये सारा नेचर वहां पे बताएंगे। फिर पीरियड बताएंगे कि कितने पीरियड के लिए ये इन्वेस्टमेंट होने लगी है, हमारा पैसा जो है कितने पीरियड के लिए एसोसिएटेड कंपनी में फंसने जा रहा है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना पैसा इन्वॉल्व है, और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। समझ आ गई? उसके बाद इन्वेस्टमेंट शैल इंक्लूड, कहता है इन्वेस्टमेंट का मतलब पता क्या है? इक्विटी, के अगली कंपनी के मजीद शेयर्स परचेज करने लगे। लोन, उससे लोन उसको लोन देने लगे हो। एडवांसेस, उसको एडवांस में पैसे देने लगे कि हमारी एक एसोसिएटेड कंपनी है, हम इसको ना 2 महीने एडवांस पे हम पैसे जमा करवाने लगे हैं कि अगले महीने हमें सप्लाई कर देगी कोई रॉ मटेरियल या कोई चीज़। गारंटीज, एसोसिएटेड कंपनी लोन लेने जा रही है कहीं से, तो हम उसकी गारंटी दे रहे हैं कि कल को अगर ये लोन नहीं देगी तो हमें पकड़ लेना। बाय वट एवर नेम कॉल्ड, कहता ये होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में ये शामिल नहीं होता। क्या नहीं शामिल होता? अमाउंट ड्यू एज नॉर्मल ट्रेड, लेट्स सपोज यार हमारी एसोसिएटेड कंपनी है, हम आम कस्टमर को 25 दिन अलो करते हैं, रॉ मटेरियल बेचते हैं, 25 दिन बाद आम कस्टमर से हम पैसे लेते हैं। इसी तरह हम अपनी एसोसिएटेड कंपनी को रॉ मटेरियल बेचते हैं, 25 दिन बाद उससे पैसे लेते हैं। तो क्या बात है, कुछ खराब हुआ किसी का, कोई काम हुआ खराब? आम कस्टमरों की तरह डील कर रहे हैं ना। तो कहता है नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट अगर आप दे देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं गिनी जाती, आप उसको एज अ कस्टमर लेके चलें तो कोई मसला नहीं। या वेयर टर्म्स एंड कंडीशन कैरीड आउट एट आर्म्स लेंथ, और इस बात को पढ़ के मुझे बच्चे बड़े याद आ जाते हैं। और मैंने तुम्हें कहा था कि वो कंपनी, ये आर्म्स लेंथ की जो डेफिनेशन है ना, मैंने तुम्हें वहां भी पढ़ाई थी
रिलेटेड कंपनीज में। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें रिलेटेड पार्टी अपना खून ही सफ़ेद कर लेती है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि यार बच्चों में बड़ी ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होती है, सके भाई को लेज का 10 का पैकेट नहीं बेचते। अगर एक बच्चे को कह दिया जाए ना ये लो 10 रुपए पकड़ो और ये जो 10 रुपए का तुम लेज का पैकेट बाहर से लेके आए हो ना अपने छोटे भाई को दे दो, वो आपको आंखें दिखाना शुरू कर देता है। क्यों जी? बाहर गर्मी देखी है, बाहर ट्रैफिक देखी है, या मेरे मुंह पे पागल लिखा हुआ है? मैं अपना टाइम वेस्ट करके लेज का पैकेट लेने गया और तुम ये 10 रुपए मुझे दे रहे हो, मुझे 2 10 के दोगे तो एक लेज का पैकेट इसको दूंगा। इसको कहते हैं आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। कि अगले बंदे को कहना बस मैं नहीं जानता तुम, कहता है यहाँ आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करें जो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन हो, टर्म्स एंड कंडीशन आप ऐसी बनाएं, या एंड इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेड पॉलिसी ऑफ द कंपनी, या कोई ट्रांजैक्शन आप ऐसी करें एसोसिएटेड कंपनी के साथ जो कि पॉलिसी के ऊपर है। जैसे आम कस्टमर की पॉलिसी है, उसी पॉलिसी पे चलते हुए अगर एसोसिएट कंपनी के साथ आपने डीलिंग की है तो कहता है वो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता ऐसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं गिनेंगे। इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसको ही गिना जाएगा, इन चीज़ों को। ठीक है, आपस में अगर सेल परचेज नॉर्मल वे से हो रही है तो करेंगे। हाँ, डिस्काउंट ज़्यादा देने जा रहे हैं, फिर कंसर्न तो है ना हमारा। हाँ, लेंथ ऑफ पीरियड, ट्रेड क्रेडिट ज़्यादा देने जा रहे हैं, फिर कंसर्न है हमारा। ठीक है, हाँ, कम प्राइस पे चीज़ बेची है या कोई काम हुआ है तो ठीक है। Company shall not invest in its associated company or associated company by the way of loan or advances except in accordance with the agreement in written। कहता है कि अगर एक कंपनी ने दूसरी एसोसिएटेड कंपनी को लोन भी देना है ना तो उसको पहले आपस में बैठ के ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेंगे, फिर ये लोन देना। Such agreement shall include the terms and conditions specified। ये जो अग्रीमेंट होगा इसमें क्या क्या कंडीशन लिखनी है। नेचर, किस नेचर का लोन है। पर्पस, किस पर्पस के लिए लोन है। पीरियड ऑफ लोन, कितने पीरियड का लोन है। रेट ऑफ रिटर्न, कितना सूद दोगे, ओए होए सूद भी लेना है उससे। फी एंड कमीशन, हमें आप कितनी फी या कमीशन पे करेंगे। रीपेमेंट शेड्यूल फॉर प्रिंसिपल एंड रिटर्न, ओ हो, प्रिंसिपल भी वापस करना है और सूद भी वापस करना है, और इंस्टॉलमेंट्स कैसे कैसे आनी है ये देखो। इसीलिए ये ना टेबल बना के बैठे हुए हैं दोनों, इंस्टॉलमेंट कैसे वापस आनी है वो भी लिखना है। अगर सूद ना दिया या इंस्टॉलमेंट ना दी तो क्या पेनल्टी लगाएंगे। एंड सिक्योरिटी भी ले लो, ओए होए, सिक्योरिटी इफ एनी फॉर लोन, अगर सिक्योरिटी लेनी है तो वो भी आपने बतानी है with the approvals of the member in the general meeting। The return on such investment, सूद on such investment shall not be less than। क्या बात है यार, अगर एक एसोसिएट कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देने जा रही है तो देखो कितनी सख्ती से अल्फाज हैं कि लोन अल्लाह वास्ते नहीं दे देना, कहता लोन दो, लेकिन लोन के ऊपर जो सूद की परसेंटेज है शैल नॉट बी लेस देन, किससे लेस नहीं करनी, बोरिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी। बोरिंग कॉस्ट कहते हैं कि अगर आज कंपनी बैंक से लोन लेने चले जाए तो इसको कितनी कॉस्ट पे ये लोन मिलेगा। बोरिंग कॉस्ट का मतलब कितने इंटरेस्ट पे, यानी कि लैंडिंग कंपनी जो है वो कहता है जी वो देखे कि चलो अगर इसे ज़रूरत होती ना लोन की और अगर ये बैंक के पास जाए तो बैंकर इससे कितने परसेंट पे लोन देता, कहता वही आपकी बोरिंग कॉस्ट बन जाएगी। तो उतनी ही परसेंटेज पे आगे आपने अपनी एसोसिएटेड कंपनी को लोन देना है। उसके बाद रेट आर द रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, और अगर ये लिस्टेड का मामला है तो हम तो कमीशन की भी अप्रूवल लेते हैं ना, यहाँ ये रेट वो होगा जो कमीशन स्पेसिफाई करेगा। विच एवर इज हायर,
इसका मतलब अगर कमीशन ने स्पेसिफाई किया 10% और बोरिंग कॉस्ट आजकल मार्केट में बैंकिंग की चलती है 15%, तो हम 15% पे ये अपना लोन अपनी जो एसोसिएट कंपनी है उसको देंगे। एंड शैल बी रिकवर्ड ऑन रेगुलर बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। और ये लोन तुम रिकवर करोगे इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, फेलिंग विच द डायरेक्टर शैल बी पर्सनली लायबल टू मेक द पेमेंट। और अगर ये लोन फेल हुआ तो ये जो डायरेक्टर्स हैं ना, ये जो मुलव्वस हैं इस दोनों कंपनीज में, वो पर्सनली लायबल होंगे कि लोन वापस दे। डायरेक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी shall certify that the investment is made after due diligence। इन्वेस्टिंग कंपनी के डायरेक्टर ये अच्छी तरह आंखें खोल के देख लें कि इन्वेस्टमेंट जो है बड़े ड्यू डिलीजेंस तरीके से की है। ड्यू डिलीजेंस का मतलब बिल्कुल ऐसा ही पैसा लगाया है और ऐसे ही तकलीफ हुई है जैसे मेरे ये अपने पैसे। एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बोरिंग कॉस्ट, और डायरेक्टर ऑफ लैंडिंग कंपनी ये भी देख लें कि जो एसोसिएटेड हमारी कंपनी है बोरिंग कंपनी, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी है कि ये लोन वापस कर देगी, is such that it has the ability to repay the loan as per the agreement। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, an increase in the amount or any change in the nature of the investment or the terms and condition attached thereto shall be made only under the authority of special resolution। कहता है अगर आपने कोई चेंज करना है ना अग्रीमेंट को लोन देने के बाद, तो कहता है वो फिर आप स्पेशल रेजोल्यूशन करवाएं उसके ऊपर। एवरी कंपनी शैल मेंटेन एंड कीप रजिस्टर ऑफिस of a register for investment in associated companies and undertaking and such other particular as may be specified। अगर कोई कंट्रावेशन की गई तो लेवल 3 की मोटी सी पेनल्टी लगेगी और ये सारे डायरेक्टर ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होंगे कंपनी को कि कितना नुकसान हुआ इस इन्वेस्टमेंट करने से। और एक तो ये नुकसान भी पूरा करेंगे प्लस बोरिंग कॉस्ट भी जो है वो भी वापस करेंगे कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट था, पढ़ के मुझे बड़ी दिली खुशी हुई। एसोसिएटेड देखो, इसमें आम शहरी का फ़ायदा है कि मैं एक गरीब पर्सन हूँ, मेरे पास अगर 10,000 हैं, अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो वो मेरे 10,000 मेरी ज़िंदगी है। तो बाकी जो अमीर लोग हैं मोटे मोटे, वो मेरा पैसा मिस यूज़ ना कर पाएँ, आपस में किसी ऐसी कंपनी को फ़ायदा ना पहुंचा दें हमारे नुकसान पे, हमारे पैसे के नुकसान पे, जो कि इस कंपनी की एसोसिएटेड है और वो चाहता है कि दूसरी कंपनी ज़्यादा जो है तरक्की करे और उसमें उसका बेनिफिट है। तो इसलिए इतनी सख्त प्रोविजन है लॉ में, रिलेटेड पार्टी अलहदा, एसोसिएटेड कंपनी अलहदा, फिर इंटरेस्टेड आर कंसर्न के सेक्शंस अलहदा, फिर डायरेक्टर को ही कह दिया जाता है कि अगर तुम इंटरेस्टेड कंसर्न हो तो इस मीटिंग से ही निकल जाओ, बाकी वाले डायरेक्टर जो है वो फैसला करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? बताएं मुझे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, क्वेश्चन करें, नहीं तो मैंने आगे पढ़ा देना। ये हो गया सर। अच्छा, नुमान अफजल कहता है क्लियर है सर। लोन अग्रीमेंट अगर टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा तो सेक्शन ने बताया है ये इन्वेस्टमेंट। नजर मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कहा आपने?
लोन अग्रीमेंट अगर टर्म्स कंडीशन पे होगा तो ये सेक्शन नहीं। यार उसने बताया कि इन्वेस्टमेंट अगर आप ऐसे करें ना जो कि हमारी पहले बनी हुई पॉलिसी है कि कंपनी ने पहले से लिखा हुआ है कि एसोसिएटेड कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, और सॉरी, पहले से बनी हुई पॉलिसी है आम कस्टमर्स की कि हम आम कस्टमर्स को कैसे पैसा जो है कैसे डीलिंग करते हैं, तो कहता अगर वैसी ही डीलिंग एसोसिएटेड कंपनी के साथ की जाए ना तो ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होता। एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज, अच्छा देखो, रिलेटेड पार्टीज और एसोसिएटेड कंपनीज आपस में सेम ही है, क्योंकि अगर मैं रिलेटेड पार्टी का चैप्टर खोलूँ ना तो वहाँ कहता है अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएट कंपनी है तो ये आपस में रिलेटेड पार्टी है। क्योंकि ये देखो ना सब्सिडरी, जैसे कि अच्छा, ये रिलेटेड पार्टी मैंने कहाँ पढ़ाया था तुम लोगों को, देख लो मुझे बुला दिया। रिलेटेड पार्टी मैंने कहाँ पढ़ाया था तुम लोगों को, मुझे याद करवाओ। पता नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पढ़ाया था। तो उसका एक पॉइंट है यार रिलेटेड पार्टी में, वो मैंने लेक्चर दिया भी हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अगर, हाँ ये देखो ये जप्फी डाल के बैठे हुए हैं, ये देखो जी, ये देखो, आ हा मिल गया हमें। तो भाई ये देखो, ये नजर नहीं था आया तुम्हें? तुम मुझसे डिफरेंस पूछ रहे हो, हद हो गई यार। वो सेक्शन तो अप्लाई होगा ही होगा, मैंने कहा था ये सेक्शन भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी की रिलेटेड पार्टी बन जाएगी अगर वो कंपनी होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो इस कंपनी की, या एसोसिएटेड कंपनी हो। कैसा हो गया ना ये भी सेक्शन अप्लाई, तो ये सेक्शन भी अप्लाई हो जाना है। इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, वो भी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। फिर इसके साथ साथ ये भी सेक्शन अप्लाई होने हैं भाई जी, ये वाला 207, इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो हैं मीटिंग से उठ के निकल जाएं, बाकी लोगों को फैसला करने दें। उसके साथ साथ और भी अप्लाई होना है सेक्शन 8, ये वाला 205। ठीक है, देखा कितने सेक्शन एक साथ अप्लाई हो गए कि पब्लिक का पैसा मिस यूज ना हो सके। ठीक हो गया, तो कोई फर्क नहीं यार। एसोसिएटेड कंपनी समझाया कि बेस क्या होती है, ठीक है, कि कैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ लिंक बनता है। उन्होंने कहा एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ जुड़ना, और वो लिंक को डिफाइन किया गया, ऐसे 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 लिंक होता है। और अगर हमें लिंक मिल गया, ये एसोसिएटेड पर्सन भी हैं, उसके बाद ये रिलेटेड पार्टीज भी हैं। ठीक है, हो गया ना क्लियर? और वहां पे भी हमने पढ़ा था, ये देखो, वहां पे भी हमने पढ़ा था कि ये उसको कह रहा पीछे हो जाओ, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। देखा, ये पता नहीं कौन है, इसने बस लॉ में पढ़ा होगा आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, इसने कहा ये देखो बाजू का फासला रख के फिर ट्रांजैक्शन करते हैं। ये आर्म्स लेंथ को समझा ही नहीं। तो डायरेक्टर में पढ़ा था, वो डीओडी में है, हाँ पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया। तो रिलेटेड पार्टी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हो गया, ये भी पॉइंट हो गया।
और किसी का यार कोई क्वेश्चन है? ठीक हो क्या? तो यार अच्छा कंसेप्ट था। तो कल इंशाल्लाह 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 हमने कंपनीज एक्ट को ख़त्म कर देना है, और फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे एनबीएफसी की तरफ। तो पेपर में लाजमी एनबीएफसी आता है, कंपनी एक्ट थोड़ा आता है, बहुत जो होता है ना सिलेबस वो दूसरा आता है। देखा मैंने पीछे जो कंपनी एक्ट जो है उसको कंसाइज करवाया कि यार ये तो थोड़ा आना है, इतना ज़्यादा है सिलेबस लेकिन आता पेपर में थोड़ा है। तो चले, अपना ख्याल रखिएगा, ये मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।